हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचा भारतीय तटरक्षक बल का जहाज सार्थक। पाकिस्तान की हो गई हालत खराब दोस्तों। आनन फानन में 24 दिसंबर को खत्म होने वाला था बैन, पाकिस्तान ने पहले ही बढ़ा दिया भारत के खिलाफ प्रतिबंध। तो वहीं भारत के समर्थन में दोस्तों अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पाकिस्तान की कर दी हालत खराब दोस्तों। दूसरी यानी दोहरी मार झेलेगा पाकिस्तान, अब कहीं से नहीं बचने वाला। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे क्या ब्रिक्स में शामिल होगा पाकिस्तान। रशिया और चीन की शरण में शहबाज सरकार कहने लगा हमें भी ब्रिक्स में शामिल कर लो। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों एर्दोगन ने व्लादिमीर पुतिन से लगाई गुहार, कहा S-400 मिसाइल सिस्टम वापस लेकर जाए रशिया। बताएंगे S-400 अब क्यों वापस करनी पड़ रही है तुर्की को। तो वहीं अमेरिका से लीक हुई अंदर की बहुत बड़ी खबर जो हर किसी को देगी चौंका। क्या व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं ट्रंप। वहीं 26 जनवरी से पहले बहुत बड़े हमले की फिराक में आतंकी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उठाया ऐसा कदम कि ये भूल कर भी आतंकवादी भारत में नहीं कर पाएंगे घुसपैठ दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे पॉल्यूशन की वजह से आज से कौन कौन से बाहरी वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं और कौन नहीं। क्या CNG गाड़ी भी जाएगी या नहीं, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत से पंगा लेना भारत के दुश्मनों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत आगे से किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जब आगे से उंगली दिखाई जाती है तो पीछे से भारत छोड़ता भी नहीं, और यही होना भी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी है कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज सार्थक खाड़ी देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के तहत ईरान के रणनीतिक बंदरगाह चाबहार में पहुंचा। उन्होंने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान अपतटीय गश्ती पोत सार्थक समुद्री सुरक्षा और संरक्षा में संस्थागत संबंधों को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ाने के लिए कई गतिविधियों में जुड़ा रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि चाबहार बंदरगाह में प्रवेश करने वाला ये जहाज इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी को रेखांकित करता है। चाबहार बंदरगाह पर यह भारतीय तटरक्षक बल के जहाज की पहली यात्रा है। ICG ने बताया कि सार्थक मंगलवार को चाबहार बंदरगाह पर पहुंचा और यह 19 दिसंबर तक बंदरगाह पर ही रहेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी, बताया कि बंदरगाह पर आगमन के दौरान ICG का जहाज सार्थक ईरानी नौसेना और अन्य ईरानी समुद्री एजेंसियों के साथ कई तरह की पेशेवर और सामुदायिक गतिविधियों में हिस्सा लेगा। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के बयान में बताया गया है कि तेल रिसाव और खतरनाक एवं हानिकारक पदार्थों यानी HNS के रिसाव को लक्षित करते हुए चाबहार बंदरगाह में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, ताकि समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र का प्रदर्शन किया जा सके। दोस्तों, MRCC का पूरा नाम है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। ICG ने कहा है कि ओमान की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित चाबहार एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गहरे पानी का बंदरगाह है, जो भारत को ईरान भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक सीधा समुद्री प्रवेश द्वार प्रदान करता है, जो पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले मार्गों का एक छोटा और भू राजनीतिक रूप से स्वतंत्र विकल्प है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज का ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंचना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। इस तरह से भारतीय तटरक्षक बल अब अंतरराष्ट्रीय समुद्र में भी पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए रख सकेगा। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल का यह जहाज सार्थक ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंचना पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौती पैदा करेगा। दोस्तों, उससे पहले चाबहार का महत्व क्या है बता दे। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित रणनीतिक गहरा पानी वाला बंदरगाह है, जो भारत को ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सीधा समुद्री जुड़ाव देता है। ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकल्प है और पाकिस्तानी मार्गों पर निर्भरता कम करता है। पाकिस्तान ग्वादर को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC का केंद्र मानता है, लेकिन चाबहार में भारत की बढ़ती उपस्थिति क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा में उसकी एकाधिकार को चुनौती देती है। इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों पर भी दबाव पड़ सकता है। दोस्तों, ये यात्रा भारत ईरान के बीच समुद्री सुरक्षा, खोज बचाव और प्रदूषण नियंत्रण पर सहयोग बढ़ाएगी, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति दर्शाती है। पाकिस्तान के लिए यह चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाला कदम है दोस्तों, और यही वजह है कि इस जानकारी को पाकर पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान को मिर्ची
सोची लगी है कि आखिरकार ईरान के चाबहार बंदरगाह कैसे पहुंचा भारतीय तटरक्षक बल का ये जहाज सार्थक। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, इसी से जुड़ी खबर ये भी है कि भारत के चाबहार बंदरगाह का मुरीद हुआ रशिया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में करेगा शामिल। बता दें कैसे ईरान की हुई बल्ले बल्ले। दरअसल भारत संचालित ईरान के चाबहार बंदरगाह पर रूस नजरें गड़ाए बैठा है। रूस ने चाबहार बंदरगाह को दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार बताया है, जो यूरोप और मध्य एशिया से दक्षिण और पूर्वी एशिया को कनेक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ईरान के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में रशिया ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC में चाबहार बंदरगाह को शामिल करने का फैसला किया है। रूस के इस फैसले से ईरान को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो इस कॉरिडोर में जमीनी और समुद्री दोनों रास्तों से योगदान देगा। रूस की प्लानिंग इस कॉरिडोर से भारत से रशिया के रास्ते यूरोप को कनेक्ट करने की है। जिनको नहीं पता उनको बता दे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी INSTC क्या है। INSTC रूस, भारत और ईरान द्वारा शुरू किया गया एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल रेल सड़क समुद्री परिवहन मार्ग है, जो पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग से छोटा और सस्ता है, जिससे भारत और रशिया के बीच माल ढुलाई का समय और लागत कम होती है। यह गलियारा कैस्पियन सागर, अजरबैजान और ईरान के रास्ते भारत को रशिया से जोड़ता है, जिससे मॉस्को और दुबई जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार बढ़ता है और यूरेशियाई व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इसी INSTC में चाबहार बंदरगाह को शामिल करने का भी बड़ा फैसला किया गया है। यानी कि दोस्तों रशिया की प्लानिंग की वजह से, यानी इस प्लानिंग से भारत से रूस के रास्ते यूरोप को कनेक्ट करने की है। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ा फायदा मिलेगा भारत से लेकर ईरान और रशिया को। क्या है आपकी इस पर राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर चीन पाकिस्तान आपस में साजिशें रच सकते हैं ग्वादर पोर्ट को लेकर, तो चाबहार बंदरगाह INSTC को लेकर भारत रशिया ईरान भी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन इस चीज के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो बटन दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध 23 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों इससे पहले यह पाबंदी इसी 24 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी। दरअसल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी यानी PAA ने इस संबंध में नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी करते हुए साफ किया है कि भारतीय पंजीकरण वाले विमानों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पूरे तरीके से बंद रहेगा। इस प्रतिबंध में न केवल भारत की यात्री विमान सेवाएं शामिल है, बल्कि भारतीय एयरलाइंस के स्वामित्व, संचालन या लीज पर लिए गए सभी विमान और भारतीय सैन्य उड़ानें भी इसके दायरे में आएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रतिबंध खत्म होने से महज 7 दिन पहले पाकिस्तान ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि साल के अंत तक इसमें कुछ राहत दी जा सकती है, लेकिन ऐन वक्त के लिए इस फैसले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में किसी तात्कालिक सुधार की संभावना को झटका दिया है। इस पाबंदी का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे एयरलाइंस को आर्थिक और परिचालन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इस प्रतिबंध के तहत भारत में पंजीकृत सभी नागरिक विमान, भारतीय एयरलाइंस के स्वामित्व वाले विमान, भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित या लीज पर लिए गए विमान और भारतीय सैन्य विमान शामिल है। ऐसे में इसका सीधा असर भारत से पश्चिम एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका जाने वाली उड़ानों पर पड़ रहा है, जिन्हें अब भी लंबे वैकल्पिक मार्गों से होकर उड़ान भरने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उठाया ये फैसला, तो अब भारत के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी ले लिया बड़ा कदम। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, भारत ने रोका सिंधु का पानी, तो अब अफगानिस्तान ने भी ऐसा ही एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, जिसके बाद कई इलाकों में उसे सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में जल संकट और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने कुनार नदी का पानी नांगरहार क्षेत्र की ओर मुड़ने की योजना पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस कदम से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नदी के बहाव में भारी कमी आ सकती है। हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर काफी तनाव हो गया था, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक भी मारे गए। दोस्तों अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति की बैठक में कुनार नदी
पानी से नांगरहार स्थित दारुंता बांध में पानी मोड़ने के प्रस्ताव को चर्चा के बाद अनुमोदित कर अंतिम निर्णय के लिए आर्थिक आयोग को भेज दिया गया। तो दोस्तों ये तो रही तालिबानियों की पाकिस्तान के पानी रोकने को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ा फैसला, यानी भारत के सिंधु के पानी को रोकने के बाद तालिबान ने भी भारत के समर्थन में पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको बता दें अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी बंद कर दिया है दोस्तों, यानी अफगानिस्तान से व्यापार बंद होने से $4.5 अरब का तगड़ा घाटा लगा है। पाकिस्तान को गिड़गिड़ाते दिखाई दिए पाकिस्तानी व्यापारी। दोस्तों अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद अब पाकिस्तान रोता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी सेना को उम्मीद थी कि हवाई हमले के बाद तालिबानी डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी व्यापारी तबाही के दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि सीमा व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को ट्रेड में $4.5 अरब का नुकसान हुआ है। इससे पाकिस्तानी व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। यही नहीं, अब पाकिस्तानी दवाओं का भी अफगानिस्तान ने तोड़ निकाल लिया है और भारतीय दवाओं की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने चैम्बर के हवाले से बता दिया कि कृषि और निर्माण जब चरम पर होता है तो हर दिन का निर्यात $5 करोड़ से लेकर $6 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों वहीं आपको अगली बेहतरीन खबर बता दें, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बेताब हुआ पाकिस्तान, रशिया और चीन की शरण में। शहबाज सरकार क्या मानेगा अपना भारत। दोस्तों पाकिस्तान ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की अपनी इच्छा फिर दोहराई है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान इस ब्लॉक के भीतर एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक अजरबैजान की प्रमुख समाचार एजेंसी रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन एजेंसी और रशिया की प्रमुख समाचार एजेंसी RIA नोवोस्टी के साथ 2 अलग अलग इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान की आर्थिक प्राथमिकताओं, निवेश दृष्टिकोण और क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों के साथ बढ़ते जुड़ाव के बारे में बताया। दोस्तों ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, यानी अंतर सरकारी संगठन है जिसका लक्ष्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना और वैश्विक प्रभाव को मजबूत करना है। जिसने हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल कर ब्रिक्स प्लस के रूप में विस्तार किया है, जो व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करता है और वैश्विक यानी विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। इस पर भारत का क्या रुख है आपको बता दें। पाकिस्तान लंबे समय से ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन कर रहा है, हालांकि उसे अब तक इस समूह में शामिल नहीं किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान को इस प्रतिष्ठित गुट की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत सहित सभी सदस्यों की सहमति हासिल करनी होगी। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए भारत द्वारा पाकिस्तान के आवेदन का विरोध किए जाने की संभावना भी है। RIA नोवोस्टी के साथ अपने इंटरव्यू में औरंगजेब ने ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान की इच्छा दोहराई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले से ही शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का एक सक्रिय सदस्य है और ब्रिक्स ढांचे के भीतर एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने वैकल्पिक सीमा पार भुगतान प्रणालियों पर चल रही वैश्विक चर्चाओं को स्वीकार किया और कहा कि ब्रिक्स के साथ जुड़ाव बढ़ने के साथ पाकिस्तान ऐसे तंत्रों का पता लगाएगा। अब ऐसे में दोस्तों भारत सहित सभी सदस्यों की सहमति हासिल करनी होगी पाकिस्तान को, तभी वो ब्रिक्स में शामिल हो पाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए इस सवाल का जवाब दीजिएगा दोस्तों कि क्या भारत इसके लिए एग्री होगा और क्या एग्री होना चाहिए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां S-400 मिसाइल सिस्टम वापस लेकर जाए रशिया। जी हां, एर्दोगन ने पुतिन से लगाई इसको लेकर गुहार। अमेरिकी F-35 पाने की है चाहत। दोस्तों तुर्की लगभग 1 दशक पहले रशिया से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वापस करना चाहता है। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी की है। दोस्तों अगर रशिया अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वापस लेता है तो इससे तुर्की के साथ विवादित डील खत्म हो जाएगा। इस डील ने अमेरिका और दूसरे नाटो सदस्यों के साथ तुर्की के रिश्तों को खराब कर दिया था। अमेरिका ने इसी डील के कारण तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर भी कर दिया था। इस मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान ने पिछले हफ्ते तुर्कमेनिस्तान में एक मीटिंग के दौरान अपने रूसी काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन के साथ S-400 का मुद्दा उठाया था। इससे पहले दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इसी तरह की बातचीत हुई थी। हालांकि तुर्की ने अभी तक खुलकर S-400 मिसाइल सिस्टम की वापसी पर कुछ भी नहीं कहा है। तुर्की यूरोप का पहला और आखिरी देश है जिसके पास यह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है। विशेषज्ञों का मानना
मानना है कि इस तरह के कदम से तुर्की को अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की भी अमेरिका से इजाजत मिल सकती है और नाटो में उसकी इज्जत बढ़ सकती है, जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी और मांग थी। नाटो और अमेरिकी अधिकारियों की चिंता है कि अगर तुर्की द्वारा S-400 की तैनाती और संचालन रूसी खुफिया जानकारी के लिए F-35 के कम से कम कुछ अति गोपनीय विशेषताओं को उजागर कर सकता है। इस कारण अमेरिका ने तुर्की को अभी तक F-35 जेट बेचने से इनकार किया है। लेकिन दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन किसी भी कीमत पर F-35 प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए वो S-400 को अपने देश से निकालना चाहते हैं। ऐसे में S-400 मिसाइल को वापस रशिया ही ले सकता है, क्योंकि और किसी को वो बेच नहीं सकते। ऐसा रशिया और उनके साथ ट्रेड करने वाले देशों के बीच में यही कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्या व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं ट्रंप। अमेरिका से लीक हुई अंदर की खबर। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इज्जत इस पीस डील पर टिकी हुई है, दूसरी तरफ पुतिन के जिद से पूरा यूरोप कांप रहा है। अमेरिका ने मजबूरी में पहले यूक्रेन पर आत्मसम्मान गंवाने का प्रेशर डाला और उससे भी बात नहीं बनी तो अब रशिया पर दबाव डालने की प्लानिंग कर ली है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है और इसके लिए रशिया की नब्ज तेल और गैस पर सीधा अटैक किया है। दोस्तों, पुतिन ने ट्रंप के साथ जिस शांति समझौते पर सहमति बनाई है उसमें यूक्रेन के कुछ इलाके मांगे गए हैं। इसमें एक अहम मांग ये थी कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनने का सपना भूल जाना पड़ेगा। हाल ही में जेलेंस्की ने नाटो वाली जिद छोड़ दी है। ऐसे में अमेरिका ने तय कर लिया कि अगर एक बार फिर से पुतिन ने शांति समझौता ठुकराया तो रशिया पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐसा पहाड़ टूटेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि वो आर्थिक प्रतिबंध किस प्रकार का होगा, यानी कि क्या क्या चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये क्लियर आउट नहीं किया गया है। ट्रंप मौजूदा फ्रंट लाइन पर युद्ध रोकना और सुरक्षा की गारंटर बनना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने जिद पकड़ रखी है कि यूक्रेन का वो हिस्सा रशिया के पास ही रहेगा जिस पर अभी तक कब्जा किया जा चुका है। ऐसे में अमेरिका इस बार रशिया की लाइफलाइन तेल और गैस पर वार करने वाला दिखाई दे रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन उन शैडो फ्लीट यानी उन संदिग्ध तेल टैंकरों की सूची तैयार कर रहा है जो रशिया के तेल को दुनिया भर में चोरी छिपे पहुंचाते हैं। अगर यह नई लिस्ट जारी हुई तो रूस के खजाने में आने वाला पैसा पूरे तरीके से रुक सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस की आर्थिक घेराबंदी को अंतिम रूप दे रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ओमान में प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय समुदाय ने ऐसे किया उनका भव्य स्वागत। दोस्तों, पीएम मोदी की शान में मस्कट के शाही महल में दावत की भी जानकारी है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 दिसंबर को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे थे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 15 साल में पहली यात्रा थी। इस दौरे को भारत अफ्रीका संबंधों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। वहीं अब पीएम मोदी जी इस दौरे के आखिरी दिन ओमान पहुंचे हैं। पीएम मोदी के ओमान दौरे का मकसद मुक्त व्यापार समझौता, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में व्यापार में निवेश और रक्षा सहयोग रहेगा। ओमान अपनी वायुसेना के जैगवार फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स भारत को देने पर भी चर्चा कर सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी 17 से 18 दिसंबर को ओमान में ही रहेंगे। यह उनकी यात्रा का तीसरा और आखिरी चरण होगा। वहीं मस्कट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत ओमान के रक्षा मामलों को प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने किया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ओमान से जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं दोस्तों और वीडियोस में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, उससे क्लियर है कि तीनों जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी टीम का ग्रांड वेलकम किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखा गया। होटल परिसर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लंबी कतारों में खड़े हुए दिखाई दिए। लोगों के हाथों में भारतीय झंडे थे और भारत माता की जय जय के नारे गूंज रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओमान के रक्षा मामलों को प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद द्वारा आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में भी हिस्सा लिया, यानी भाग लिया। इस दौरान शाही महल में सजी इस शानदार डिनर टेबल पर लजीज पकवान के साथ तमाम डील्स पर भी बातचीत हो सकती है। दोस्तों, ओमान में ग्रैंड स्वागत से गदगद दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। ऐसे में आप लोग हैप्पी जर्नी पीएम मोदी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली खबर बता दें, 26 जनवरी से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी सुरक्षा बल हुए अलर्ट। सघन तलाशी अभियान में जुट गई एजेंसियां। दोस्तों, लंबे समय से उधमपुर और किश्तवाड़ के घने जंगलों में छिपे आतंकी 26 जनवरी से पहले किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। इस इनपुट के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर उधमपुर, सांबा और कठुआ जिले में सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। लंबे समय से घने जंगलों में सक्रिय आतंकी अब मैदानों की तरफ भागते चले आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के सीने पर लौटेगा
जहां भारत यूएई के बीच सैन्य अभ्यास आज से शुरू। जी हां, दुनिया देखेगी दम बता दे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की सेनाएं 18 से 30 दिसंबर तक एक संयुक्त युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगी। इसके लिए भारतीय सेना का एक दल अबू धाबी के लिए रवाना हो गया है। युद्ध अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का यह दूसरा संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देश की सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। इसके बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास में शामिल होने के लिए 45 जवानों का दल रवाना हुआ है, जो मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह यूएई की ओर से 53 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक इस अभ्यास में शामिल होंगे। वहीं बता दें, क्या गाजा में सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप के दबाव में फंसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, मचा राजनीतिक बवाल। दोस्तों, गाजा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नई शांति योजना ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत गाजा में कई देशों की सेनाओं की तैनाती की बात कही गई है, ताकि वहां शांति बहाल की जा सके और पुनः निर्माण का काम शुरू हो सके। इस योजना में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी सीडीएफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए गाजा में सेना भेजना एक बेहद संवेदनशील फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के भीतर भारी विरोध और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। रिपोर्ट में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप से मिलने फिर अमेरिका जाएंगे आसिम मुनीर। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका गाजा में अंतरराष्ट्रीय सेना तैनात करने के लिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आसिम मुनीर आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन जाएंगे। ये पिछले 6 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर की तीसरी मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मुख्य एजेंडा गाजा में पाकिस्तानी सेना की संभावित तैनाती होगी। यानी कि दोस्तों, आसिम मुनीर ट्रंप की जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। पहले पाकिस्तान को यह लग रहा था कि अमेरिका उनके साथ रिश्ते बढ़ा रहा है बिना इंटरेस्ट के, लेकिन अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि अगर वो ट्रंप की बात माने तो पाकिस्तान की जनता उनकी हालत खराब कर देगी, और अगर ट्रंप की बात ना माने आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ तो अमेरिका उसकी हालत खराब कर देगा। अब बड़े ही दुविधा में, असमंजस में फंस चुके हैं आसिम मुनीर। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों? साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली में आज से BS6 वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश। PUCC अनिवार्य। पेट्रोल पंपों पर लगी कतार। दोस्तों, जहरीली स्मॉग की मोटी चादर में लिपटी दिल्ली में सांसत में पड़ी सांसों के बीच प्रदूषण पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आज से केवल BS6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंपों पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC के ईंधन देने पर रोक लगाने की खबर के बीच बुधवार सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर PUC जांच कराने वालों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि तकनीकी खामियों के कारण कई पंपों पर सर्वर डाउन हो गया है, जिससे जांच बाधित रही और लोगों की परेशानियां बढ़ गई। हालात को संभालने के लिए पेट्रोल पर पंपों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। कई पंपों पर PUC मशीनों के सर्वर डाउन होने से जांच रुक गई। घंटों इंतजार के बाद भी कई लोग निराश लौट गए। ऐसे में बहुत से लोगों का सवाल यह भी था कि क्या दिल्ली में CNG गाड़ियों की भी एंट्री होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दें, 18 दिसंबर यानी आज से दिल्ली में दूसरे राज्यों की ऐसी गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो BS6 मानक से कम है, नीचे है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS6 स्टैंडर्ड से कम की सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हालांकि बुधवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी कि CNG पर कोई भी रोक नहीं है। इसी बीच दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।